मुद्रा हिसाब के बाद इसी में देखते हैं चेक। चेक सबको मालूम, यदि हम किसी वस्तु और सेवाओं का क्या करते हैं, खरीदारी करते हैं, क्रय विक्रय करते हैं, लेन देन करते हैं। हम यदि नगद रुपया नहीं देना चाहते, नगद भुगतान नहीं करना चाहते हैं, इसके माध्यम से हम भुगतान करना चाहते हैं, चेक के माध्यम से। आपके खाता है बैंक में, बैंक में यदि आपकी खाता है तो प्रत्येक बैंक चेक प्रदान करती है, चेक बुक होता है। हम चेक के माध्यम से भी वस्तु और सेवाओं के खरीदने के बदले हम भुगतान कर सकते हैं। सबको मालूम है ना चेक? नहीं मालूम तो आपके यहाँ आपके पापा के पास चेक होगा, मम्मी के पास होगा। बैंक जहाँ आपकी खाता है, मतलब भारतीय स्टेट बैंक में आपकी खाता है, बैंक का बड़ौदा में आपकी खाता है, पंजाब नेशनल बैंक में खाता है, यूको बैंक में, देना बैंक में, कोई भी बैंक है जहाँ आपकी खाता है, खाता होना जरूरी है, तभी आपको चेक प्रदान किया जाएगा। यदि आपकी खाता नहीं है बैंक में, आप चेक मांगोगे, चेक नहीं मिलेगा। समझ आ रहा है? चेक बुक उन्हीं बैंकों में से दी जाती है जहाँ आपकी उस बैंक में क्या हो, खाता हो, तभी आपको चेक प्रदान किया जाएगा। तो चेक के द्वारा भी हम लेन देन कर सकते हैं, चेक के द्वारा भी आप वस्तुओं सेवाओं की खरीदारी कर सकते हैं। आप किसी को चेक बुक देखते हैं काट करके, उस चेक बुक में क्या क्या लिखना है? आप चेक बुक देखे होंगे, जिस व्यक्ति को आप चेक दे रहे हैं उस चेक में उस व्यक्ति का नाम है, ठीक है? जिस व्यक्ति को आप चेक दे रहे हैं उस चेक बुक में उस व्यक्ति का नाम, अपना नाम नहीं लिखोगे, उस व्यक्ति का नाम लिखोगे जिसको आप चेक दे रहे हैं। व्यापारी को दे रहे हैं तो व्यापारी का नाम, किसी निजी व्यक्ति को आप दे रहे हैं तो निजी व्यक्ति का नाम रहेगा। जिस व्यक्ति को आप चेक दे रहे हैं उस चेक में उस व्यक्ति का नाम लिखा होगा। इसके बाद उस चेक में क्या होती है? दिनांक होते हैं, दिनांक पे किसको आप पे कर रहे हैं, चेक जिसको आप दे रहे हैं उसको आप पे कर रहे हैं, उसका नाम लिखा होना चाहिए। दिनांक आपको डालना है, दिनांक, डेट नहीं लिखा रहता है चेक में, दिनांक लिखना है। उसके बाद आप कितना रुपये दे रहे हैं, अंकों में और शब्दों में। जितना रुपया आप दे रहे हैं उतना रुपया अंकों और शब्दों में आपको लिखना है। उसके बाद आपका सिग्नेचर रहता है, उस चेक में आपका सिग्नेचर रहेगा। ये सब काम आपको करना है, किसी को खाली चेक नहीं देना है, ठीक है? किसी को खाली चेक नहीं देना है, अपना सिग्नेचर कर दिए, ले लो जितना करना कर लो, ऐसा नहीं होता। आपके खाता में यदि आपका पैसा ही नहीं है, आप 2 लाख लिख दो, 4 लाख लिख दो, 10 लाख लिख दो, तो आपके खाते में पैसा ही नहीं है, तो चेक से भुगतान होगा? नहीं होगा, चेक बाउंस हो जाएगा। और चेक बाउंस होगा तो इसका मतलब आपको सजा मिलेगा, कानून द्वारा आपको सजा दिया जाएगा, आपको जेल भी हो सकता है। इसलिए चेक का उपयोग समझदारी से करना है। लिख लो जितना लिखना है, चेक दे देता हूँ, लेकिन खाता में 5 पैसे नहीं है, तो हर जगह मजाक नहीं चलता है, मजाक नहीं करना है। आपको जितना खाता है उतना, आपके खाता में जितना पैसा है उससे आप चेक में कम रकम लिखो। बैंक में भी कुछ रकम रहना जरूरी है बैलेंस में, इसलिए
चेक में पे जिसका आप पे कर रहे हैं, दिनांक होगा, कितना रकम आप दे रहे हैं, लिख रहे हैं या दे रहे हैं, और रकम लिखना है अंकों और शब्दों में, अंकों और शब्दों में दोनों में आपको लिखना है। नीचे में आपका सिग्नेचर रहता है, नाम आजकल लिखा रहता है नीचे में, उसमें आपको सिग्नेचर करना है। ये जो चेक की जो अवधि होती है आजकल 3 महीने की है, पहले 6 महीने होता था, 3 महीने की अवधि में आपको खुलाना है। आज मान लो 29 तारीख है, 29/10/2020, तो 3 महीने तक ये मान्य रहेगा, वैलिड रहेगा। ये हो गया चेक, चेक के माध्यम से आप भी भुगतान कर सकते हैं। इसके बाद इसी में हम आगे देखते हैं, बैंक के द्वारा चेक प्रदान किया जाता है। तो चेक प्रदान किया जाता है, तो चेक के माध्यम से हम क्या कर सकते हैं, वस्तुओं एवं सेवाओं, वस्तु और सेवा हम खरीदते हैं, इसके बदले हम चेक के द्वारा भुगतान कर सकते हैं। नगद रहित भुगतान की सुविधा बैंकों के आपसी लेन देन व्यवहार से ही संभव पाता है। नगद रहित सुविधा प्रदान करते हैं, तो नगद रहित भुगतान करते हैं तो हमको क्या करना पड़ेगा, बैंक के आपसी लेन देन व्यवहार, बैंक में लेन देन का व्यवहार सही होना चाहिए, अच्छा होना चाहिए, और खाते एक अलग अलग बैंक में होते हैं, क्योंकि हमारे पास जो चेक है उसका हम दे रहे हैं, मान लो SBI की चेक है, अब दुकानदार के पास SBI की चेक नहीं है, मतलब खाता नहीं SBI में उनकी, उसकी खाता दूसरे बैंक में, तो ये क्या करती है, बैंक में आसानी से एक खाते से दूसरे खाते में ट्रांसफर हो जाता है। चेक के माध्यम से क्या हो जाता है, आपकी जो रकम है वे एक बैंक से दूसरे बैंक में, एक खाते से दूसरे खाते में ट्रांसफर हो जाते हैं। बैंक के बीच ये व्यवस्था सरकार ने बनाई, बैंक और ग्राहक के बीच ये व्यवस्था सरकार द्वारा बनाई गई है। मुद्रा के 2 स्वरूप होते हैं, नगद राशि जो हमारे पास होती है, और दूसरी वह मांग जमा राशि। पहला है नगद राशि, हम अपनी खर्च के लिए, रोजमर्रा की खर्च के लिए क्या करते हैं, हम अपने पास नगद पैसा रखते हैं, वो नगद राशि। और दूसरा मांग जमा राशि, जिन्हें हम बैंकों में रखते हैं। बैंकों में हम जो पैसा रखते हैं वो क्या है, मांग जमा राशि। और जब कभी हमको पैसे की जरूरत है तो हम बैंकों से पैसा मांग सकते हैं, बैंक से पैसा निकाल सकते हैं। इस प्रकार चेक के माध्यम से अब हम देखते हैं मुद्रा के विशिष्ट लक्षणों से हम पाते हैं कि वित्तीय लेन देन में स्वीकार होती है। मुद्रा के माध्यम से पैसे हम बैंक खाता के माध्यम से वित्तीय लेन देन स्वीकार होती है, और मुद्रा साख की जो मुद्रा साख होती है इनको भी सभी लोग स्वीकार करते हैं, जिसके कारण हमारी लेन देन सरल हो गई है। किसी भी देश के अंदर उपयोग होने वाले पैसों के आधार पर मूल्यों को मापन किए जाते हैं। किसी भी देश के अंदर वहाँ उपयोग होने वाली जो पैसा है, पैसों के आधार पर मूल्यों का मापन किया जाता है। किसी भी वस्तु और सेवा की कीमत पता करने के लिए, किसी भी वस्तु या सेवा की कीमत पता करने के लिए मुद्रा अंकित करते हैं। मुद्रा में पैसा की जो कीमत होती है अंकित होता है। मुद्रा का उपयोग कोई भी व्यक्ति तरह तरह की वस्तुएं भिन्न भिन्न कीमतों पर खरीद सकते हैं। मुद्रा का उपयोग हम क्या कर सकते हैं, कोई भी वस्तु, भिन्न भिन्न वस्तु की भी हम खरीदने के लिए कर सकते हैं। अर्थात व्यक्ति अपनी सभी आवश्यकता की वस्तुएं जिन पर अलग अलग कीमतें अंकित हो
उनकी माप रुपयों मुद्रा में हम कर सकते हैं। इस प्रकार प्रत्येक मुद्रा वर्तमान और भविष्य के संभावित मुनाफा का आधार होता है। इस प्रकार मुद्रा में वर्तमान और भविष्य की संभावित भुगतान का आधार होता है। जो मुद्रा में जो मूल्य अंकित होती है वे क्या होती है? वर्तमान और भविष्य की भुगतान का आधार होता है। हम किसी व्यक्ति से 10,000 रुपया 2 वर्ष में लौटाने की शर्त पर उधार लेते हैं। यदि हम किसी व्यक्ति से क्या करते हैं? 10,000 रुपया उधार लेते हैं 2 वर्ष के लिए, तो 2 वर्ष बाद हम मूलधन 10,000 की राशि ब्याज सहित हमको भुगतान करना पड़ेगा। आप 2 साल के लिए किसी भी व्यक्ति से क्या किए? 10,000 रुपये उधार लिए, तो 2 साल के लिए कोई भी व्यक्ति है वे आपको मुफ्त पैसे नहीं देगा। आपको 10,000 रुपये तो लौटाना ही पड़ेगा, इसके साथ साथ मूलधन के अलावा ब्याज भी आपको देना पड़ेगा। आपको पैसा उधार भी है नगद, और इनको आपको चुकाना भी है। 10,000 रुपये मूलधन ब्याज सहित आपको देना पड़ेगा। हमारे पास पैसे तो है, इसका उपयोग हम भविष्य में आसानी से कर सकते हैं। हमारे पास जो पैसा है इसका उपयोग हम क्या कर सकते हैं? आसानी से कर सकते हैं। आज वस्तुओं और सेवाओं का विनिमय वस्तुओं और सेवाओं में ना करके आज वस्तुओं और सेवाओं का जो विनिमय हो रहा है, क्रय विक्रय हो रहे हुए किस में हो रहा है? मुद्रा के माध्यम से हो रहा है। मुद्रा के माध्यम से वस्तुओं और सेवाओं का क्रय विक्रय किया जा रहा है। इससे वस्तु विनिमय प्रणाली, इससे क्या हो रही है? वस्तु विनिमय प्रणाली, वस्तु विनिमय प्रणाली में क्या होती थी? कठिनाइयां होती थी। जिस समय मुद्रा का प्रचलन नहीं हुआ था, मुद्रा प्रचलित भी नहीं थी, उस समय वस्तु विनिमय प्रणाली प्रचलित थी। तो वस्तु विनिमय प्रणाली में अनेक कठिनाइयां आती थी। आज मुद्रा के कारण इन कठिनाइयों को दूर किया जा सकता है। तो ये हो गया चेक के माध्यम से। इसके बाद मुद्रा का निर्गमन, आप सबको मालूम है मुद्रा का निर्गमन। भारतीय रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया, केंद्रीय बैंक बोलते हैं। भारतीय रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया को केंद्रीय बैंक के नाम से भी जाना जाता है। केंद्रीय बैंक या भारतीय रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया क्या करती है? नोटों का निर्गमन करती है। 1 रुपया सिक्का, रुपया 1 रुपये की सिक्का होती है, या छोटे छोटे सिक्के होते हैं, 5 पैसा, 10 पैसा, 25 पैसा, 50 पैसा और 1 रुपये के नोट, इनको छोड़ करके 2 रुपये से लेकर 2000 नोट का निर्गमन केंद्रीय बैंक, भारतीय रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया द्वारा किया जाता है। समझ आ रहे हैं? 1 रुपये के सिक्का हो या नोट हो, ये भारत सरकार द्वारा इसका निर्गमन किया जाता है। लेकिन 2 रुपये से लेकर के 2000 रुपये की जो नोट होते हैं, इनका निर्गमन रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया द्वारा की जाती है। नोटों का निर्गमन किया जाता है। नोट छापते हैं, नोट जारी करते हैं। निर्गमन मतलब नोट छापना या नोट जारी करना। इसे केंद्रीय बैंक भी कहते हैं। और केंद्रीय बैंक सभी बैंकों का बैंक होता है। केंद्रीय बैंक क्या होती है? सभी बैंकों का बैंक होता है, मुखिया होता है। केंद्रीय बैंक सभी बैंकों का मुखिया होता है। भारतीय रिजर्व बैंक भारत सरकार का केंद्रीय बैंक है। भारतीय रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया में भारत सरकार का केंद्रीय बैंक है। यह भारत की सभी मुद्रा को छापने, निर्गमन करने वाली संस्था है। मुद्रा को छापने के लिए, मुद्रा निर्गमित करने के लिए ये अधिकृत संस्था है। सिक्कों को भारत सरकार जारी करता है। अभी आपको बताया, सिक्का जो होता है 1 रुपये का सिक्का और 1 रुपये के नोट, और 1 रुपये के सिक्के पहले और होता है 5 पैसा, 10 पैसा, 20 पैसा, 25 पैसा, 50 पैसा सिक्का होता है। ये भारत सरकार द्वारा निर्गमित की जाती, जारी की जाती है। हम आसपास जितने भी बैंक देखते हैं, वो सब क्या है? वाणिज्यिक बैंक है, व्यापारिक बैंक है। आप रास्ते में आते हैं जाते हैं, कई प्रकार के बैंक देखते हैं। भारतीय रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया देखेंगे, कहीं पंजाब नेशनल बैंक देखेंगे,
कहीं यूको बैंक देखें, कहीं देना बैंक देखें, कहीं जीरा सहकारी बैंक देखें। ये सब क्या है? वाणिज्यिक बैंक है, व्यापारिक बैंक है। इनके संचालन की अनुमति भारतीय रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया देती है। इन बैंकों के संचालन की सुविधा भारतीय रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया देता है। यह सभी वाणिज्यिक बैंकों की जो नीति है, ये जो व्यापारिक बैंक होते हैं, इन व्यापारिक बैंकों को भारतीय रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया की नीतियों का, नियमों का पालन करना पड़ता है। भारतीय रिजर्व बैंक की नीति वाणिज्यिक बैंकों को उधार, लेन देन, जमा राशि पर ब्याज की दर, उन सभी आर्थिक नियमावली तय करता है। सभी जितने भी नियम हैं, ब्याज दर, सभी बैंकों में ब्याज दर अलग अलग होती है, ये भी रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया निर्धारित करती है। कुछ देश की मुद्रा है और जारी करने वाले बैंक है। हम देखते हैं इस तालिका में कुछ देश की मुद्रा है और जारी करने वाले बैंक। सभी देश में बैंक होती है, सभी बैंक नोटों पर निगमन नहीं करती है। सिर्फ भारतीय, हमारे भारत देश में हम देखें तो भारतीय रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया नोटों पर निगमन करती है। अब भारत देश है, भारत देश की मुद्रा क्या है? रुपया। अब रुपया होते ना, ये जारी कौन करता है? रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया। जो भारत देश की रुपया है, इसको निर्गमन करने का काम रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया के द्वारा किया जाता है। उसी प्रकार बांग्लादेश है, बांग्लादेश में टका चलता है। हमारे भारत देश में रुपया चलता है, उसी प्रकार वहां की मुद्रा टका है। बांग्लादेश बैंक है। बांग्लादेश बैंक क्या करती है? टका को निर्गमित करती है, जारी करता है। उसी प्रकार रूस में रूबल, रूस की मुद्रा क्या है? रूबल है। और यहाँ जो जारी करने वाला बैंक ऑफ रशिया, बैंक ऑफ रशिया के द्वारा रूबल निर्गमित की जाती है। ये वहां की मुद्रा है रूस। उसके बाद अफगानिस्तान में भी है। अफगानिस्तान में अफगानिस्तान की मुद्रा का नाम अफगानी है और जारी करने वाले बैंक सेंट्रल बैंक ऑफ अफगानिस्तान। कौन से बैंक जारी करते हैं मुद्रा का, नोटों का निर्गमन? सेंट्रल बैंक ऑफ अफगानिस्तान द्वारा किया जाता है। इस पर अलग अलग देश में अलग अलग मुद्रा चलती है। सभी देश में मुद्रा एक समान नहीं और सभी देश की मुद्रा कीमत भी अलग अलग है। सभी देश की मुद्रा की कीमत अलग अलग है। इसीलिए आप सबको मालूम है अमेरिका में डॉलर चलता है। डॉलर, अमेरिका में डॉलर चलता है। डॉलर के आधार पर ही सभी देश की मुद्रा की कीमत होती है। डॉलर एक आधार माना गया है और इसी आधार के आधार पर दूसरे देश की जो जितने भी देश है उसकी मुद्रा का अंकन किया जाता है, आकलन किया जाता है। ठीक है। इसके बाद हम देखते हैं बैंक के कार्य। बैंक का फर्ज बनता है कि बैंक के कार्य क्या बताओगे? बैंक का फर्ज बनता है कि बैंक में जितने भी ग्राहक हैं उन सभी ग्राहकों को नगद पैसा जमा, जो नगद पैसा जमा है उस नगद पैसे को अदा करें। बैंक का फर्ज बनता है कि हम बैंक में जो पैसा जमा किए हैं, जो भी खातादार है जितना रुपया जमा किए हैं उनसे वह बैंक से क्या ले सकता है? पैसा वापस ले सकता है, नगद पैसा अदा करने के लिए कर सकता है। बैंक के अनेक खातेदार होते हैं। बैंक में खातेदार बहुत सारे होते हैं, अनेक खातेदार होते हैं। कभी ऐसा नहीं होता कि सारे खातेदार अपने सारे पैसे निकालने बैंक में। आप सबको मालूम है बैंक में खातेदार अनेक होते हैं, लेकिन सभी खातेदार एक ही दिन बैंक में पैसा निकालने आ जाए ये संभव नहीं। कोई भी खातेदार एक ही दिन में बैंक, मान लो एक बैंक में 2000 खाताधारक, तो 2000 व्यक्ति एक ही दिन पैसा निकालने नहीं आता, क्योंकि आप सबको मालूम है किसी भी बैंक में, मान लो इंडियन ओवरसीज बैंक जंजीरी में, तो इंडियन ओवरसीज बैंक मान लो 200 खाताधारक,
2000 खाता धारक माल, ठीक है। तो 2000 खाता धारक एक ही दिन पैसे निकालने नहीं आएगा, आप सब मालूम है। तो आप सबको मालूम है, ये भी मालूम है कि महीना की जो शुरुआत होती है इसमें ज्यादा पैसा निकालना जाता है और महीने के आखिरी में कम, आप सबको मालूम है। क्योंकि महीने की जो शुरुआत है उसमें पेमेंट आता है, काम करते हैं उनका पेमेंट आता है, तो शुरुआत में अधिक पैसा निकालने जाते हैं, उसके बाद क्या हो जाती है, कम हो जाती है। जैसे आप किसी किसान को हम देखते हैं, किसान की यदि बैंक में खाता है तो किसान में किस समय बैंक जाएगा पैसा निकालने के लिए, जिस समय बुआई की जाती है, धान की बुआई की जाती है, निदाई कोड़ाई की जाती है, उस समय पैसे की अधिक आवश्यकता पड़ती है, तो उस समय नगद मांग अधिक की जाती है किसानों द्वारा। और जब फसल कटने के समय होता है तो पैसा जमा करते हैं, क्योंकि जब नगद पैसा जमा होता है किसान का तब उस समय फसल कट कर तैयार रहता है, बेचते हैं, उस समय नगद पैसा बैंक में जमा की जाती है। तो इस प्रकार हम देखते हैं कुछ ही लोग नगद पैसे निकालते हैं, आते हैं, और कुछ लोग जमा करते हैं। बैंक में यदि हम देखें तो कुछ ही लोग होते हैं जो पैसा जमा करने आते हैं और कुछ ही लोग होते हैं जो पैसा निकालने आते हैं। तो बैंक वाले क्या करते हैं, उसके हिसाब से मान लो एक दिन में औसत 25 से 50 ग्राहक आते हैं पैसा निकालने या खाता धारक आते हैं, तो उसके हिसाब से बैंक वालों को क्या करनी पड़ती है, रकम बैंक में रखनी पड़ती है। बैंक में पैसा नहीं है ऐसा नहीं कहेगा बैंक वाला, आप जितना रुपया आप निकाले उतनी रकम आपको दिया जाएगा, सबको मालूम है। अब हम देखते हैं रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया ने नियम बनाए हैं कि किसी भी बैंक के पास नगद की कमी ना हो। रिजर्व बैंक ने क्या नियम बनाए हैं कि किसी भी बैंक के पास नगद की कमी ना हो, किसी भी बैंक के पास क्या हो, पैसे की कमी ना हो, मांगने पर लोगों को अपने पैसे नगद में दिए जाए। जो बैंक में हम पैसा जमा किए, यदि कोई खाताधार पैसा मांगता है तो मांगने पर लोगों को पैसे नगद दिया जाए और वचन में विश्वास बनाए रखना होता है। और हम बैंक वालों को क्या करनी पड़ती है, विश्वास भी बनाए रखना पड़ता है। आमतौर पर सभी लोग अपना पैसा नगद मांगने नहीं आते, क्योंकि आप सबको मालूम है आमतौर पर जो खाता धारक होते हैं वे पैसा मांगने नहीं आते, वे क्या करते हैं, अपने पैसे को सुरक्षित रखना चाहते हैं और जरूरत पड़ने पर नगद निकालने के लिए या फिर चेक के माध्यम से लेन देन करते हैं। अब हम देखते हैं बैंक में दो प्रकार के कार्य करती है, पैसा जमा करने के लिए और खाता खोलना। बैंक है क्या करती है, पैसा जमा करने के लिए खाता खोलना पड़ता है और लोगों की जरूरत के लिए कर्ज या ऋण देता है। आप सबको मालूम है यदि हमको पैसा बैंक में रखना है, जमा करना है, तो इसके लिए हमको खाता खोलना पड़ेगा। बिना खाता खोले बैंक आपका पैसा नहीं रखेगा, आपको खाता खुलवाना पड़ेगा। और जरूरत के लिए ऋण भी देता है, कर्ज देता है। इस प्रकार ये हो गया बैंक के कार्य। जैसे हम देखते हैं कि दुकान लगाने के लिए, कारखाना लगाने के लिए, ट्रैक्टर या मोटर गाड़ी खरीदने के लिए बैंक लोगों को लोन या कर्ज देती है, लोन या कर्ज देती है, ऋण जिसको हम कहते हैं ऋण प्रदान करती है। लोगों को कर्जा देने के लिए बैंक के पास धन कहाँ से आता है, लोगों को कर्जा देने के लिए, ऋण देने के लिए पैसा या धन कहाँ से आता है। तो इसके लिए ये है कि बहुत से लोग अपने जो बचत के पैसे बैंक में जमा करते हैं। बहुत से लोग क्या करते हैं, अपनी जो पैसा है उनको बैंक के पास रखते हैं, चाहे वे स्थायी जमा खाता के रूप में हो या बचत खाता के रूप में हो। वे अपनी बचत को, सभी पैसे को नहीं निकालते। बचत खाता में आपकी पैसा है तो वो पैसा सभी लोग एक साथ नहीं निकालते। या 10 साल के लिए कोई फिक्स डिपॉजिट किए, स्थायी जमा खाता में डाले तो 10 साल तक बैंक वाले उस पैसे को उपयोग करेगा। इससे क्या होती है,
बैंक के पास पैसा आता है और उसी पैसे से बैंक दूसरों को उधार देती है। उसी पैसे से बैंक क्या करती है, दूसरों को उधार देती है, और वो यदि उधार देती है तो मुफ्त नहीं बांटती है, उनको ब्याज देना पड़ता है। कर्जदार है वो ब्याज देता है, कर्जदारों से बैंक को ब्याज मिलता है, उसी में से पैसा जमा करने वालों को बैंक ब्याज देता है। तो समझ आ रहे हैं? यदि आप पैसा निकाले हैं बैंक से, ऋण निकाले तो ऋण के बदले आपको ब्याज देना पड़ेगा, और ब्याज जो पैसा होता है उसी को खाता धारक को पैसा दिया जाता है। मतलब आप जैसे बैंक में पैसा जमा किए तो आपकी ब्याज दर कम होगी, लेकिन हम किसी को उधार देते हैं, ऋण देते हैं, कर्जा देते हैं तो उसमें ब्याज की दर अधिक होती है। उनको, सरकार को, बैंक वाले को अधिक ब्याज मिलती है, इसीलिए बैंक हमें लोगों को ऋण देते, कर्जा देते। इसी से ही बैंक के पास पैसे की मात्रा में वृद्धि होती है। जो कर्जे दिया है मूलधन तो उसको लौटाएगा, इसके साथ साथ ब्याज भी देगा। ठीक है।